चलो ओके, कम बैक. Come back. Now let's have a quick revision and then we will move forward. So we were dealing with different kinds of majority needed in different scenario, connected to different parts of the constitution. So we will try to bring it together so that you may have clear vision about all kinds of majority, and it's a very important section. Now and then, every time now and then you will find questions, almost 30 to 40% of questions connected to this majority section. You will have one or two options regarding this. So this is quite confusing. अगर इसको बिखरा हुआ पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा, है ना, और ये कंफ्यूज करता है. तो इसलिए मैंने क्या किया कि आई हैव ब्रॉट इट ऑल टुगेदर. कोशिश की गई एक साथ होने से क्या होता है कि यू विल हैव बेटर इमेजिनेशन, यू विल हैव बेटर पिक्चर, और वो आपको हेल्प करेगा कि नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा है. बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है. तो जो हमने देखा था, क्या देखा था, मेजॉरिटी ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी. ठीक, इस मेजॉरिटी में हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स देखे थे. इसमें सबसे पहला टाइप क्या देखा था, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, ऑर्डिनरी और सिंपल मेजॉरिटी. एंड हाउ विल यू डिफाइन इट, majority of more than 50% of the members present and voting, of the members present and voting ये देखा था. उसके बाद दूसरा क्या देखा था, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का क्या डेफिनेशन था, मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50%, मोर देन 50% of the total strength or total membership of the house. ये डिफरेंस है. यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेजॉरिटी ऑफ मोर देन, हाउ मेनी हैव वोटेड, जितने लोगों ने वोट किया उसका मोर देन 50%. यहाँ पे क्या बोल रहा है, जितने लोगों ने वोट किया उस नंबर से हमें कोई मतलब नहीं, उस हाउस की टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज़्यादा होना चाहिए. दैट इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. तीसरा क्या देखा था, इफेक्टिव मेजॉरिटी. तीसरा इफेक्टिव मेजॉरिटी. इसको कैसे डिफाइन किया था, मोर देन 50% of the effective strength of the house, effective strength of the house, ये देखा था. And what is effective strength? Effective strength is total strength of the house, strength of the house minus vacant seats. उस समय जितने भी सीट्स वेकेंट हैं उनको माइनस करना है उस हाउस के टोटल मेंबरशिप से. दैट इज इफेक्टिव स्ट्रेंथ. एंड देन व्हाट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी? इफेक्टिव मेजॉरिटी इज द majority of more than 50% of the effective strength of the house. एक ये देखा था. इसके बाद क्या देखा था, स्पेशल मेजॉरिटी. इसको थोड़ा स्पेशल मेजॉरिटी के लिए यहां देखा था हमने, दिस इज स्पेशल मेजॉरिटी. इसमें बहुत सारी चीजें देखेंगे हम.
चलो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, कोई भी मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूं ना, आप उस पर कंफ्यूज नहीं होना। एक ए टाइप ले लेता हूं मैं, एंड दिस इज 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ऑफ द हाउस। ये देख लिए थे, हम देखेंगे आगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये एक ही जगह चाहिए इस तरह की मेजॉरिटी, ठीक। उसके बाद बी देख लेते हैं, एक और इसी तरह का था, क्या था, हाँ केवल वही चाहिए ना, ओनली केवल 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक, उसका भी देख लेते हैं। एक और मेजॉरिटी है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यहां पे प्रेजेंट एंड वोटिंग आ गया, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक, एक ये है। और एक आएंगे अपन इधर आओ, मेजॉरिटी रिक्वायर्ड एज अंडर आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 है ना। यहां पर कितना, दो तरीके की मेजॉरिटी, यहां पे दो कंडीशंस होंगे, ए और बी। ए इज ये 2/3 मेजॉरिटी ऑफ 2/3 या 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, शॉर्ट में लिखे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, दूसरा क्या हो गया, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इट मीन्स these two conditions must be fulfilled while voting in each of the house, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए दोनों हाउसेस में इंडिपेंडेंटली। अगर एक भी कंडीशन फेल हुआ इट मीन्स इट वोंट बी पास्ड, एक ये कंडीशन हो गई। दूसरा क्या देखा था, ए एंड बी रिपीटेड, ये ए एंड बी सेम यहाँ भी और यहाँ भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, लेकिन प्लस क्या था, रैटिफिकेशन, अरे यार ratification of more than 50% of all the legislative assemblies in the country, बोल दूं चलेगा, पूरे कंट्री में जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसकी बात कर दे रहा हूं मैं, इन द कंट्री बाई और आगे बढ़ जाता हूं बाई सिंपल मेजॉरिटी। इट मीन्स these two conditions they are required in parliament, in both the house of parliament, and the same resolution must be ratified by at least 50% of all the legislative assemblies of the states in number. That is, we have 28 states, it means 28 legislative assemblies of the states. Then we have two legislative assemblies in UTs. That is, how many legislative assemblies are there in the country right now? 30. And more than 50% means at least 16 legislative assemblies of the states must pass that constitutional amendment bill which is passed by parliament, both the houses of parliament, by these conditions. And then the same constitutional amendment bill must be ratified by at least 16 legislative assemblies of the states, and that must be passed in the legislative assemblies by which majority? यहाँ तक क्लियर था। फिर हम लोग यहाँ इसके बाद कहाँ पहुँचे थे, सिंपल मेजॉरिटी से शुरू किया था हम लोगों ने। ये है एक, ये है ना, चलो फिर हमने क्या शुरू किया था, सिंपल मेजॉरिटी। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेयर डू वी नीड सिंपल मेजॉरिटी। How will you define simple majority? Majority of more than 50% of the members present and voting. Here the present word is just to
जस्ट फॉर अ प्ले। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट का मतलब सिर्फ इसलिए इस्तेमाल हुआ कि अ मेंबर ऑफ द हाउस कैन वोट ओनली इफ ही इज प्रेजेंट इन द हाउस, है ना। ही कैन नॉट गिव हिज वोट बट ही कैन नॉट गिव हिज और रजिस्टर हिज टेलीफोनिक वोट, or he can register his vote by registry or speech post and all. For eligible to be voted in the eligibility for voting in the house is you have to be present in the house for voting. 1 किलो इधर है, 1 किलो उधर है, ठीक है। तो आपको इसीलिए क्या बोल रहा है वो प्रेजेंट लिख दिया, लेकिन आपको प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपका फोकस कहाँ है? वोटिंग। How many members have voted? Just pick that number and more than 50% of that number is your simple majority. ठीक है, ओके। कहाँ हमने देखा था, पहले टॉपिक देखा था कि भाई कौन कौन सबसे पहले क्या देखा हम लोगों ने? बिल्स देखा था, बिल्स। और बिल्स में नंबर 1 ऑर्डिनरी बिल, नंबर 2 मनी बिल, नंबर 3 फाइनेंस बिल, नंबर 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल related to Article 3 and 2 and 3. Article 2 and 3. It means for the admission of new states, the constitutional amendment bill which is necessary when a new foreign territory is included in the Indian Union and it's given the status of a state. In other words, we call it admission of new states into the Indian Union. And Article 3 is related to creation of new states within Indian Union, within the territory of India. Out of any state you can carve out a new state. So this is not for actually this is not a constitutional amendment bill for Article 2 and 3. It is actually when a new state is admitted or is created, then a little bit of constitutional amendment bill will be related in connection with this. Like if a new state is admitted into the Indian Union, like Sikkim was done in 1974, associate state, 35th constitutional amendment 1974, 36th constitutional amendment 1975, it was granted a complete statehood. तो सिक्किम को ऐड कर दिया हमने, लेकिन भाई you already know schedule 1. schedule 1 क्या है? schedule 1 is name of the states and UTs and their jurisdiction area, यही है। तो भाई सिक्किम तो schedule 1 में है ही नहीं, अभी इंक्लूड हुआ है, तो उस स्टेट का नाम होना चाहिए ना वहाँ पर schedule 1 में। So for this reason to add Sikkim under schedule in schedule 1 you need a constitutional amendment. For anything to be included or for anything to be excluded of the original constitution, you need a constitutional amendment bill. After getting passed by both the houses of parliament, it becomes, and after having assent by the President of India, it becomes an act, and that amendment is done, finally done. तो ये सब करने के लिए क्या करना होगा आपको? आर्टिकल 2 and 3 के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो रहा है। रिमेंबर, याद रखना, फॉर एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स and for creation of new states you don't need a constitutional amendment bill, है ना। It is constitutional amendment bill is related to, is actually done for whatever other changes to be made in other parts of the constitution because a new state is created or admitted. वहाँ पर जैसे schedule 4 is allocation of Rajya Sabha seats to the states, and you already know कि Rajya Sabha, whether Lok Sabha seats, whether Rajya Sabha seats, they are allotted in proportion to the population of the states. एक नया स्टेट बना है, you cannot increase the number of Rajya Sabha seats. No, look, suppose MP was the state, and I don't actually remember, like, but
सपोज ये करो कि छत्तीसगढ़ बनने से पहले एमपी का लोकसभा सीट से 25, पूरी एमपी की लोकसभा सीट्स कितनी थी 25, उसमें से एक हिस्सा अ पार्ट सेपरेटेड फ्रॉम एमपी बिकेम अ न्यू स्टेट छत्तीसगढ़। तो भाई चेंज करना पड़ेगा ना, अब छत्तीसगढ़ एक नया स्टेट बन गया, 25 लोकसभा सीट्स कंप्लीट एमपी के थे। अब डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया कितनी पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ में चली गई, फिर कितना रेशो बनता, कितनी लोकसभा सीट्स उनकी होगी 20 आउट ऑफ 25। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा कि भैया छत्तीसगढ़ को इतनी लोकसभा सीट मिलेगी, इतनी राज्यसभा सीट मिलेगी, एमपी को जितनी कंप्लीट थी उससे इतनी मिलेगी। तो इसके लिए ये चेंज है ना, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज ब्रॉट जस्ट बिकॉज अ चेंज इन द इंडियन यूनियन हैज बीन मेड इन द मैप में भी तो चेंज हुआ ना, हो गया। अब उससे रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेंगे, तो उसके लिए करना पड़ेगा, नॉट फॉर आर्टिकल 2 and 3। इसलिए मैंने लिखा ना CAB कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू आर्टिकल 2 and 3। हाँ, अब देखो ये क्लियर हो गया ना। अगर एक नया स्टेट बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल उसके लिए नहीं आएगा, उसके लिए एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल आएगा। क्या आएगा? एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल आएगा। जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ बना तो एमपी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था, दैट इज ऑर्डिनरी बिल। एक ऑर्डिनरी बिल है, वो सेम प्रोसीजर जैसे ऑर्डिनरी बिल का प्रोसीजर से गुजरेगा उसी तरह गुजरेगा। अब स्टेट बन गया, लेकिन वो नया स्टेट बना है तो उसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कहीं अमेंडमेंट होंगे। वो जो अमेंडमेंट होंगे उसके लिए हमें एक बिल लाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। द ओनली डिफरेंस इज जो आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वो कहता है कि एनी चेंजेस विच इज टू बी मेड in relation to article 2 and 3 won't be considered as a constitutional amendment act under 368। वो कहता ये है। और 368 का आपने देखा था प्रोसेस, ये 368 ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, तो ऑब्वियसली 368 की तरह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डन इन रिलेशन टू आर्टिकल 2 and 3 will be passed by both the houses by an ordinary majority। एकदम इजी वे में हो जाएगा, ये कहने की कोशिश है। बस क्लियर है ये? ठीक। हाँ, 1971 अब भी जो है 1971 का सेंसस जो है वही बेस है। हाँ हाँ, 2 जन और होने वाले की हो गया। ये हम जब पार्लियामेंट पढ़ते हैं ना तो मैं आपको डिटेल में बताता इस इशू को जो हुआ अभी आप लोग हल्की फुल्की नॉलेज आपको आई होगी। क्या आई है आपके कान में? दिस इज छत्तीसगढ़, सपोज दिस इज छत्तीसगढ़। हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स हैव बीन अलॉटेड टू छत्तीसगढ़? 5। तो 5 राज्यसभा सीट्स इक्वल पॉपुलेशन के रेशो में डिवाइड हो गई। ठीक, 5 राज्य 1 2 3 4 5 राज्यसभा सीट्स होगी। ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि राज्यसभा सीट्स जो होती हैं दैट हैज़ बीन अलॉटेड टू द स्टेट्स इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन 1971 सेंसस, है ना। ठीक, अब आपने जो अभी खबर सुनाई दिया कि 2 लोग छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए इलेक्ट हुए हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, है ना। अब आपको पता है कि राज्यसभा मेंबर्स को चूज कौन करते हैं? एमएलएज ऑफ द स्टेट्स, एमएलएज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यही चूज करते हैं, यही इलेक्ट करते हैं, ये वोट करते हैं। इसीलिए तो अपन बोलते हैं कि द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। हम इसीलिए तो बोलते हैं, क्या हम लोग जाकर वोट किया? हम लोगों ने वोट नहीं किया। हम लोगों ने वोट किया था लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में, हम लोगों ने उसमें वोट किया था, एमएलएस को चुना था। और हमारे द्वारा जो हमने जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना था, है ना, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में है, उन लोगों ने वोट किया है इनके लिए, और जिन्हें ज़्यादा वोट मिला दे बिकेम राज्यसभा मेंबर फ्रॉम छत्तीसगढ़।
अब मैं आपको बता देता हूँ एक, हालांकि वी विल स्टडी इन डिटेल इन पार्लियामेंट, लेकिन मैं बता दूँ आपको राज्यसभा मेंबर बनने के लिए, है ना, यू कैन कंटेस्ट इन एनी ऑफ द राज्यसभा सीट ऑल ओवर इंडिया, कहीं के भी, तुम कहीं किसी भी स्टेट, बस प्रोवाइडेड क्या है, यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आप आगे पढ़ोगे कि यू मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर। आप इंडिया में किसी भी, या यूटी में या किसी भी स्टेट में आप एक वोटर के रूप में रजिस्टर होने चाहिए, ठीक, और आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, यू कैन कंटेस्ट। अभी हुआ क्या कि आपको ये भी पता है ना कि राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस, कभी भी सारी सीट एक साथ खाली नहीं होती है ना। इन एवरी 2 years कितने मेंबर्स, 1/3 members of the total strength of Rajya Sabha they complete their 6 years tenure and they get retire। अब वो जो 1/3 सीट्स हैं वो खाली हो गई, उन्हें फिर से फिल किया जाएगा। उस पूरे 1/3 में 2 लोग छत्तीसगढ़ के राज्यसभा से ऐसे थे जिनका 6 ईयर का टेन्योर पूरा हो गया, बाकी 3 का बचा हुआ होगा, अभी वो अगले 2 साल बाद रिटायर होंगे, है ना। 2 सीट खाली हो गई। अभी 2 सीट खाली हो गई भाई, ऑल ओवर इंडिया से 1/3 सीट खाली हो गई ना, 2 सीट को फिलअप करना था। अभी देखो क्या हुआ, जो मुद्दा चल रहा है, और मुद्दा क्या है, एक राजीव शुक्ला नाम है ना, दिल्ली का, और एक पंजाब की, बिहार की सिंह कोई है ना, वो मेरे को याद नहीं है, याद नहीं, ये 2 लोग हैं, करंट में आ जाएगा ना आपके, ये 2 लोग हैं, ये यहाँ के नहीं हैं, लेकिन ये कांग्रेस के लीडर्स हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। सोनिया मैडम ने कहा होगा, काका ये मेरे 2 खास हैं, इनको राज्यसभा मेंबर बनाना है, और तेरे यहाँ 2 राज्यसभा सीट खाली हुई है, तो कांग्रेस इन दोनों को छत्तीसगढ़ से खड़ा करेगी, और काका ऑर्डर मना कर नहीं सकते। उन लोगों ने यहाँ से जो 2 सीटें खाली हुई थी, नॉमिनेशन यहाँ से भर दिया। और ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इजी टू विन अ राज्यसभा इलेक्शन। वाई? भाई कांग्रेस की सरकार है, एमएलए 67-68 एमएलए किसके हैं? कांग्रेस के हैं। तो ऑब्वियसली वो जो यहाँ खड़े होंगे एमएलए वोट करेंगे, तो मैक्सिमम वो एमएलए के वोट किसको मिलेंगे? कांग्रेस के कैंडिडेट को मिलेंगे। तो उन्होंने, सोनिया गांधी को पता था यहाँ सीट खाली हुई है 2, और मुझे इन दोनों को, मैंने वादा किया राज्यसभा मेंबर बनाऊंगी, यहाँ भेज दिया, यहाँ से नॉमिनेशन पेपर भर दिया, काका को इंटीमेट कर दिया, और काका को अब सारे अपने एमएलए को बोलना पड़ा, हमको भाई हमारे कैंडिडेट को जिताना है। सब लोगों ने वोट किया और बहुत ईजी जीत गए। जीतना ही था, और किसी पार्टी का जीत ही नहीं सकता, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एमएलए किसके हैं यहाँ स्टेट में? कांग्रेस के हैं, है ना। सवाल ये उठ गया, कांग्रेस में कुछ लोगों की आंखें टेढ़ी हो गई हैं। क्यों? छत्तीसगढ़िया मन का भाटा बूझा थे। अब ये मुद्दा उठेगा, गरमाएगा कि देखो दूसरे स्टेट के लोग आके छत्तीसगढ़ से राज्यसभा मेंबर इलेक्ट हो रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के इतने लोग मुंह बाए इंतजार कर रहे होंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैं भी राज्यसभा का मेंबर बनूंगा, सबको ठेंगा दिखा दिए, है ना। हाँ, यही बात है, और इसी मुद्दे को लेकर अब इसको कौन भुनाने की कोशिश करेगा? बीजेपी, है ना। इलेक्शंस आ रहा है, बीजेपी अभी मुद्दा गरमाएगी, इधर उधर लोगों से डायलॉग बुलवा के वीडियो वायरल कर करके बीजेपी इस्तेमाल करेगी। और अगर यही काम बीजेपी भी करती, उधर से अगर ऑर्डर आता ना, ये गुजरात के मेरे 2 कैंडिडेट हैं, इनको राज्यसभा से मेंबर बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है। तो रमन सिंह क्या मना कर देते? वो उनको भी करना पड़ता, लेकिन गाज तो गिरती, फिर इधर काका को मुद्दा मिल जाता, काका वीडियो बना के डायलॉग वाले वायरल करते। देखो भैया, रमन सिंह बाहरी हैं, और बाहरी लोगों को ही राज्यसभा से पहुंचा रहे हैं। अन्याय है, यहाँ के लोकल लोगों के साथ अन्याय है। चलो वो सब छोड़ो, ये हुआ है, इन 2 सीट्स में कैंडिडेट खड़े हुए, शुक्ला खड़ा हुआ और वो सिंह खड़ी हुई महिला, और सारे वोट्स। इसका एक प्रोसीजर है जो मैं आपको बताऊंगा जब राज्यसभा पढ़ेंगे कि ये इलेक्शन होता कैसे है। जैसे
एक मैं बता देता हूं आपको, कितनी असेंबली सीट्स हैं छत्तीसगढ़ में? 90 है असेंबली सीट्स। बाई कितनी सीटों पर इलेक्शन हो रहा है? अबे 2 ही वैकेंट हुआ ना, 2 + 1 कर देंगे, ये जो जितनी सीट पे इलेक्शन हो रहा है +1 कर देंगे, +1, यहां +1। अब जो आएगा कितना आएगा, एक बार कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है? 331। ये आया कितना आया? 31। ये जो आया है इसको किससे इंटू कर देंगे? 100 से। कितना आएगा? 3100 आया। अब 3100 को ये 100 है क्या? ये वो जो 100 क्या है पता है? ये वैल्यूज ऑफ वोट्स को करने के लिए इंटू 100 किया गया। वैल्यूज ऑफ वोट, सारे वोट्स के वैल्यू को एक करने के लिए तो 100 किया, 3100 आ गया। लेकिन 3100 इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ 90 MLAs, नो, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ 90 MLAs। 3100 आया, ठीक। अब भाई 3100 टोटल वैल्यू है, तो एक काम करते हैं, ये तो टोटल वैल्यू है, मतलब एक MLA को कितने वैल्यूज ऑफ वोट मिलने चाहिए जीतने के लिए राज्यसभा इलेक्शन? 3100 वैल्यूज ऑफ वोट। लेकिन इसको मैं सिंपल कर देता हूँ। अब मैं सिंपल इसको कर देता हूँ भाई, एक MLA का 31 वैल्यू आया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? किसी भी एक जो यहाँ कैंडिडेट खड़ा है ना, उसको जीतने के लिए कम से कम 31 MLAs के वोट चाहिए। हाँ, MLAs तो वोट करेंगे ना, 90 MLAs है छत्तीसगढ़ के, 31 कम से कम चाहिए। अब एक काम करते हैं ना, इस वैल्यू को हटा देते हैं, डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, कितना आएगा? फिर से 31 आएगा। 31, एक कैंडिडेट को जीतने के लिए कम से कम 31 MLAs। बहुत इजी, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे, मैं डिटेल जाऊंगा वहां पर। आप लोगों ने पढ़ा है ना कि हाउ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। यहाँ भी वोटिंग जैसे प्रेसिडेंट का होता था ना, प्रेफरेंस में 1 2 3 4 2 ही कैंडिडेट थे, तो प्रेफरेंस में डालना पड़ता 1 2 1 2 ऐसा, मतलब टोटल जितने खड़े हैं प्रेसिडेंट की तरह। कंजट यहाँ पे मत जाओ, ये तेरा जवाब मिल गया बस, तो वहाँ जब जाएंगे तो देखेंगे, ठीक। नाउ ये हो गया। उसके बाद क्या देखे थे हम लोग? दूसरा मोशंस देखा था। मोशंस में नंबर 1 कॉन्फिडेंस मोशन। we will all study these motions in detail in part 5. उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसके बाद एडजर्नमेंट मोशन, इसके बाद सेंसर मोशन जिसे निंदा प्रस्ताव कहते हैं हम, सेंसर मोशन, ये हो गया। इसके बाद मोशन के बाद कहाँ आए थे? इलेक्शंस। इलेक्शन जो मैंने बताया था आपको एक हिंट के रूप में, 8 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एक्सेप्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ऐसा कोई नंबर नहीं है ना, 8 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, जो एनीवन हु कैन प्रिसाइड द हाउस इज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लेकिन हमने जो अपना पढ़ा था कि लोकसभा में 2, लोकसभा स्पीकर डिप्टी स्पीकर 2 हो गए, राज्यसभा चेयरमैन वाइस चेयरमैन 2 हो गए, 4 हो गए एट द सेंट्रल लेवल और 4 एट द स्टेट लेवल, असेंबली के स्पीकर डिप्टी स्पीकर और लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन वाइस चेयरमैन, 8 हो गए। इन्हीं 8 में हमको देखना है, तो मैं इनको हिंट में क्या लिखूंगा? 8 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एक्सक्लूडिंग चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ, एंड हु इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक। ये हो गया। इलेक्शंस के बाद रेजोल्यूशंस।
उसके बाद आए थे अपन कहाँ, रेजोल्यूशंस में। रेजोल्यूशंस चलो, पहला क्या था, कंटिन्यूएंस ऑफ आर्टिकल 356 एंड 360। शॉर्ट में बोल रहा हूं जो आपको याद रहे, है ना। एक बार प्रोक्लेमेशन अप्रूव हो जाने के बाद उसके कंटिन्यूएशन के लिए हर 6 मंथ में कंटिन्यूएशन के लिए क्या चाहिए, उसे फिर से पार्लियामेंट के हाउस में पास होना पड़ता है, तो उसी को अपन कंटिन्यूएंस बोल रहे हैं। तो शॉर्ट में जो आपको याद रहे, कंटिन्यूएंस ऑफ आर्टिकल 356 एंड 360, that is continuance of president's rule in a state and continuance of financial emergency in the nation, in the country, है ना। ये था। दूसरा क्या था, for revoking article 352, revoking article 352, that is national emergency in the country, लेकिन in which house it must be passed, in Lok Sabha only, it is not needed to be passed in राज्य सभा। लोकसभा में ही पास होके आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी इन द कंट्री में एंड रिवोक किया जा सकता है। फिर अगला क्या था, मोशन ऑफ थैंक्स। ये मोशन ऑफ थैंक्स ना आफ्टर जनरल इलेक्शंस प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, है ना, बोथ हाउसेस को करते हैं, और आफ्टर एट द फर्स्ट सिटिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर प्रेसिडेंट फिर एड्रेस करते हैं। उस एड्रेस के बाद जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो मोशन ऑफ थैंक्स लाती है। यहाँ थैंक्स ऐसा नहीं, थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट राष्ट्रपति साहब, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए भी बाकायदा मोशन आएगा और वो पास होता है, वोटिंग होती है उसके ऊपर, ठीक है। अगर देखो पार्लियामेंट में पढ़ते इसको, लेकिन चूंकि इंटरेस्टिंग है तो थोड़ा सा बता देता हूं मैं। जो आफ्टर जब 5 साल बाद लोकसभा डिसॉल्व होती है, फिर जनरल इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट होती है ना, तो जो पहला सिटिंग होता है लोकसभा का, वो एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट टू बोथ द हाउसेस। और उस एड्रेस में जानते हो होता क्या है, जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, वो क्या क्या करने वाली है, उसके विजन्स क्या हैं, वो उस स्पीच में वही बताते हैं प्रेसिडेंट। तो फिर अगर तुम भाई जो गवर्नमेंट बनी है अभी उसके विजन्स, उसके मोटोज बता रहे हो, आप उसकी पॉलिसीज़ बताने वाले हो, तो भाई गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनती है कि आपको थैंक करे, है ना, यू आर द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो इस यहाँ थैंक यू कैसे बोला जाता है। नाउ पीएम मोदी विल आस्क एनी ऑफ द मेंबर ऑफ इट्स पार्टी कि भैया तुम एक काम करो, लोकसभा का मेंबर होगा वो मोशन ऑफ थैंक्स लेके आओ। अब वो मोशन ऑफ थैंक्स लेके आएगा, हाउस में लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेगा, स्पीकर बोलेंगे भैया प्रेजेंट गवर्नमेंट ने मोशन ऑफ थैंक्स लाया है ना। मोशन ऑफ थैंक्स पे आफ्टर डिबेट एंड ऑल क्या होगा, वो वोटिंग पे रखा जाएगा, लेट्स वोट ऑन दिस, एंड मोशन ऑफ थैंक्स मस्ट बी पास बाय ऑर्डिनरी मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। व्हाट इफ इट इज नॉट पास्ड बाय रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी है, बहुत इजीली पास होना चाहिए था, अगर पास नहीं हुआ तो तो ना उधर से राहुल गांधी खुश हो जाएगा। बताओ, गवर्नमेंट का बीजेपी इज इन मेजॉरिटी इन द हाउस और रूलिंग पार्टी मोशन ऑफ थैंक्स लाई है, और मोशन ऑफ थैंक्स ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से, इतनी इजी मेजॉरिटी से पास नहीं हो रहा है। मतलब बीजेपी के जितने एमएलए एमपीज हैं लोकसभा में, उसमें कुछ बीजेपी के दुश्मन हैं, खोजो उनको अपना दोस्त बनाओ और सरकार गिराओ, है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आएगा उस पर। देखो, मोशन ऑफ थैंक्स अगर पास नहीं होता ना तो सरकार पे कोई असर पड़ता नहीं है, गिरेगी नहीं सरकार, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट टू रिजाइन, लेकिन ऑपोजिशन को एक सिग्नल जरूर मिल जाएगा, भैया लोचा है ढूंढो। और जब उन लोग ढूंढ लेंगे उन बागियों को,
जिन्होंने मोशन ऑफ थैंक्स में वोट नहीं किया या खिलाफ वोट किया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो अपनी तरफ करेंगे, और जब लगेगा कि ये लोग 272 से कम हो गए हैं, बाकी लोग हमारे साथ आ गए हैं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएंगे। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार है नहीं सुनो, अगर उसको मेजॉरिटी नहीं मिला तो सिर्फ उससे क्या होगा पता है, अपोजिशन को एक तो सिग्नल मिल जाएगा, लेकिन उस पर्टिकुलर मोशन ऑफ थैंक्स से पास नहीं होने का मीनिंग क्या होगा, सरकार की थू होगी, थू निंदा हो गई कि बताओ भाई तुम लोग हो मेजॉरिटी में लोकसभा में, बीजेपी मेजॉरिटी में है, और प्रेसिडेंट ने तो तुम्हारे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो स्कीम्स होगी, जो विजन है, उसी को अनाउंस किया है, और तुम्हारे ही मेंबर्स लोगों ने वोट नहीं किया मोशन ऑफ थैंक्स में। इसका मतलब थू है तुम पर, तुम बहुमत में हो और मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हो रहा है ना। राष्ट्रपति को धन्यवाद तक नहीं कर पाए तुम ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से पास करके, तो निंदा हो जाएगी, बुराई हो जाती है, गवर्नमेंट की बुराई हो जाती, थू हो जाती, बस इतना ही होगा। ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, जैसे मनी बिल पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ा था, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। केवल एक सिंबॉलिक बुराई हो जाती है, लेकिन ऑपोजिशन जो है वो खुश हो जाएंगे। लेट्स सर्च, उधर विभीषण ढूंढना है, कौन कौन विभीषण है ढूंढो, उनसे दोस्ती करो, अपनी तरफ लाओ, और जब अपनी तरफ आ जाए तो सरकार गिरा दो, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर पास करवा के। समझोगे इसको, पार्लियामेंट जब पढ़ोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पता है? हाँ, एक तरह बोल सकते हो कि गवर्नमेंट का स्ट्रेंथ का टेस्ट हो जाता है। मोशन ऑफ थैंक्स अगर पास होता है, यस वी ऑल आर टुगेदर, हमको कोई हिला नहीं सकता, ऐसा हो जाएगा। और हमने इस प्रकार से राष्ट्रपति को धन्यवाद भी कह दिया। लेकिन अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हुआ तो वी आर नॉट, हम टुगेदर नहीं है। नरेंद्र मोदी सबसे पहले घबराएंगे, कौन है हरामजादे ढूंढो, जिन्होंने जो धोखेबाज हमारे साथ शामिल है ना। हाँ, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, मोशन ऑफ थैंक्स पास हो जाता है ना। नहीं, ठीक है, क्योंकि भाई सुनो, रूलिंग पार्टी के आ जाने से जो सांसद होते हैं ना, उनको भी फायदा होता है, बहुत सारे ट्रांसफर करवाएंगे, पैसा कमाएंगे, सब बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमा, कोई मिनिस्टर नहीं बना तो पैसा नहीं कमाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो सांसद के पीए साले, मैं उसका पीए हूँ बोल बोल के इधर उधर से बहुत पैसा डकार जाते हैं। आप बिल्कुल होता है, हॉर्स ट्रेडिंग इसी को तो कहते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग इसी को तो कहते हैं, घोड़ा खरीदना। इनको घोड़े की संज्ञा दी जाती है, इन सबको, एमपीज और एमएलएस को ना घोड़ा बोला जाता है। और अगर जो कोई इनको पैसा देकर अपनी ओर लाने की कोशिश करता है ना, तो उसे क्या कहते हैं अपन, हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग बताया हूं पहले। हाँ हाँ, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले 13 दिन के लिए बने। कोलिशन गवर्नमेंट, बीजेपी को पूरा सपोर्ट नहीं मिला था इलेक्शन में, उन्होंने छोटे छोटे पार्टियों से मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाया था, 13 दिन में ही गिर गई। मतलब उन्हें प्रूफ नहीं कर पाए मेजॉरिटी, तो 13 दिन तक रहे और गिर गई। फिर दूसरी बार सरकार बनाए, 13 महीनों तक रही, फिर गिर गई। फिर इलेक्शन जीते और 5 साल के लिए सरकार चली। हाँ बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी वॉज अ जेन्युइन लीडर, जेंटलमैन, है ना, ईमानदार किस्म के आदमी जो भारत के लिए एक विजन रखते थे। उन्होंने पॉलिटिक्स से संन्यास इसलिए ले लिया कि 5 साल उन्होंने इतना काम किया, उसके बावजूद अगले इलेक्शन में बीजेपी हार गई। वो इतने दुखी हुए कि जनता मेरे को समझ नहीं पाई। वास्तव में वो क्या कर रहे थे, अगर पहले कुछ नया करना है तो पहले जो बुरे हुए हैं उनको सुधारना पड़ेगा। तो 5 साल उनको सुधारने में निकल गए, और ऑपोजिशन दूसरी पार्टीज ने ये प्रोजेक्ट कर दिया कि देखो किया क्या, उनको ये नहीं मालूम कि जो बुराई तुम करके गए हो उसे सुधारा जा रहा है। अगले 5 साल में फिर काम दिखता। बड़ी बड़ी ये जो आज रिवर लिंक्स हो रहे हैं ना,
ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय की हैं, उनका विजन था। रोड लिंक, रोड, ये सारे अटल बिहारी वाजपेयी का विजन था कि ये जिस दिन हो जाएगा उस दिन इंडिया ग्लोबली जो है अपनी पहचान रखेगा और बहुत तेजी से डेवलप होगा। ये उनका था, जो आज हो रहे हैं ना, ये विजन उनका था। लेकिन अगले इलेक्शन में हार गए और वो उन्होंने फिर रोते हुए पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया। बोला मैं नहीं समझ पाया देश की जनता को, ना देश की जनता मुझे समझ पाई, आई एम रिजाइनिंग। फिर आए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, शातिर। हाँ देखो, ही इज अ गुड मैन, फ्रेंकली स्पीकिंग बता रहा हूँ, ही इज अ गुड मैन, लेकिन साथ में बहुत कौवे की तरह चतुर भी हैं, चतुर। तो वो सारे खेल खेलते हैं, पता है कहाँ झूठ बोलना है, कहाँ झूठे वादे करने हैं, इलेक्शन जीतने के लिए। कुर्सी बची रहेगी तभी तो काम हो पाएगा, तो कुर्सी बचाने के लिए सारे झूठ और वो भी करते हैं, और मैं उसी से चिढ़ता हूँ। वरना ही इज अ गुड मैन, ही इज ऑल्सो हैविंग अ विजन, ही इज अ गुड मैन, है ना। पप्पू राहुल गांधी से तो 1000 गुना गुड मैन है। नेशनल हेराल्ड केस, है ना, अच्छा आदमी। लेकिन सिर्फ चूंकि मुझे झूठ से नफरत है तो इसलिए मैं थोड़ा सा उनसे दूरी बना लिया। और कुछ पॉलिसीज उनकी रही जो जिस पे मुझे गुस्सा आया। जैसे कोरोना पीरियड चल रहा था, इन्होंने 5 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस करवाए, भीड़ इकट्ठी की। उससे वो मेरा पहला गुस्सा था कि भाई तुम अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस समय क्या असेंबली इलेक्शंस कराना जरूरी था इतनी खतरे में। पहले मुझे लगा कि ये मीन हो गए बहुत। अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए उन्होंने इतने खतरे वाले समय में लोगों की भीड़ इकट्ठा करवाई, कोरोना फैलेगा। तो मुझे लगा कि अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए लोगों के साथ खेला, जान के साथ खेला। जाहिर सी बात है, बंगाल में इलेक्शन के बाद देखना, वहाँ तेजी से कोरोना फैला, उसके बाद हर जगह यही हुआ। ठीक, दूसरा गुस्सा कब आया, ये जो कुंभ मेले में उस नंगे पुंगे साधु संतों की भीड़ निकली ना हरिद्वार, और लोग भी पगलाए उनको देख के, लोग भी जाने लगे। उत्तराखंड वॉज ऑलमोस्ट कोरोना फ्री। मैं फेसबुक में लिख दिया, आज मैं बीजेपी से नफरत हो गया मुझे। इतनी बड़ी मूर्खता। अब देखो हरिद्वार में लोग कैसे नाचेंगे कोरोना से, वो हुआ। और उसके बाद हरिद्वार जो कोरोना से फ्री था, हरिद्वार में लोग मरने लगे। तो ये कुछ डिसीजंस मुझे अच्छे नहीं लगे। वरना पॉलिसीज तो उनकी अच्छी, उनको इंटरनेशनल एक्कोलेट्स मिल रहे हैं, कहीं भी जाते हैं नाउ। अब भारत की इज्जत होती है, वरना कोई पूछता नहीं था। यहाँ से मान लो पीएम जा रहा है, कोई पूछता नहीं था, साइड हटा रहे इसको, ऐसा होता था। अब देखो, अब कोई यहाँ से लीडर जाता है तो उसका वेलकम होता है, सब इंतजार करते हैं उसका। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये इंडिया का स्टैंड जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो बना है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ लीडरशिप ओनली, कि हाँ अब इंडिया को लोग कुछ समझते हैं। वरना मनमोहन सिंह अच्छे आदमी तो ज़रूर थे, लेकिन वो रोबोट थे, वो सिर्फ चाबी वाली गुड़िया थे जिनकी चाबी थी मैडम के पास, सोनिया मैडम। तुम लोग तो कितने वीडियो देखे हो जिसमें उनको ना चपरासी जैसा बदतर समझा जाता था मनमोहन सिंह को, ऐसे उन्हीं के गार्ड हटा दे रहे हैं, मैडम आ रही, हट हट। पीएम वो है और उसको साइड कर दे रहे हैं, मैडम आ रही, आने। ये स्थिति थी उनकी, है ना। बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत दिमागदार व्यक्ति और जेंटलमैन। केवल कांग्रेस की भक्ति में उन्होंने अपनी पूरी इज्जत गंवा दी। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, है ना। उनके जैसे भी व्यक्ति, उतने ऑनेस्ट और इतने जेंटलमैन व्यक्ति मिलने बहुत कम है। लेकिन कांग्रेस ने उनको बकरा बना के, और उनका कांग्रेस के प्रति भक्ति पूरा ले डूबा, उनकी इज्जत ले डूबा। वरना उनकी इज्जत इतनी की जाती है उनके ब्रेन की कि 1991 के जो हम क्राइसिस से गुजर रहे थे, वी वेर अबाउट टू फेस फर्स्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द कंट्री, ही वॉज द मैन बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसीज एंड लॉन्ग साइट्स। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज, एलपीजी सुनोगे आप,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये पॉलिसीज में चेंज लाए और जो है इंडिया जो है उस फाइनेंशियल क्राइसिस से उभर के खड़ा हो पाया है। जो आज श्रीलंका की हालत है ना, वैसे ही हालत हमारी होने वाली थी, वैसे ही ब्रेन था ना तब। तो ये बात अलग है कि द सेम स्ट्रैटेजी अमेरिका में भी ग्रेट डिप्रेशन में यूज हो चुकी है, लेकिन जानकारी थी ना उनको कि हाँ भाई जब एक समय अमेरिका उठा था तो हम भी उठ सकते हैं, किया। तो ही वॉज अ मैन, ही वॉज अ स्कॉलर, है ना। ये साले चोर पप्पू सिंह यादव, पप्पू यादव बिहार से साला हराम ज्यादा क्रिमिनल है, गैंगस्टर है, एमपी बैठ के बैठा इतना बड़ा पेट निकाल के, सांसद है साला। कभी जिसके पीछे पुलिस भागती थी कि इसको गोली मार दें, सांसद बन के बैठा, पुलिस अब उसके सिक्योरिटी गार्ड बन के घूमती, सर को कुछ हो ना जाए। हंसी आता है मेरे को, हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना उस पर। छोड़ो, उस भावना में मैं बह गया, इधर आ जाओ। अगला क्या था इसके बाद क्या था? 169 था। इसके बाद आर्टिकल 169, एंड आर्टिकल 169 क्या है? A resolution regarding the creation or abolishment of legislative council in a state must be passed by ordinary majority. Where? In 2 houses of parliament. In the parliament में वो रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से पास हो जाना चाहिए। However, the same resolution can be brought in parliament only when the resolution for creation of legislative council or resolution for abolishment of legislative council must be passed in the concerned state's legislative assembly first. By which majority? 2/3 majority of the members present and voting. ठीक है, वहां पास होगा, क्लियरेंस मिलेगा, उसके बाद ये पार्लियामेंट आएगा, और पार्लियामेंट में अगर दोनों हाउसेस में ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से पास हो गया, प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दे दिया, तो क्लियर हो जाएगा, हरी झंडी मिल जाएगी। उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो बन जाएगा, और अगर है तो अबॉलिश हो जाएगा। इसके बाद क्या था? हाँ, फॉर पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल और ऑर्डिनरी बिल इन अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये था इन अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। मेरे साथ रट जाना चाहिए तुम्हें ये। उसके बाद क्या था? रिमूवल ऑफ, देखो अगला क्या था फिर? रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल ऑफ होम? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी पास्ड इन लोकसभा बाय ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। राज्यसभा में पहले आपको पता है इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास होगा तो वो लोकसभा में आएगा, और लोकसभा में व्हाट काइंड ऑफ मेजॉरिटी इज नीडेड? ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट विल स्टैंड रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। ये सारी ऑर्डिनरी मेजॉरिटी हो गई। इसके बाद कहाँ पहुंचे थे हम लोग? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इसके बाद पहुंचे हम लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी in respect of election, general elections to be held in Lok Sabha or Legislative Assembly of a state, और राज्य सभा इलेक्शंस और लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। इसी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को अपन उनके रिस्पेक्ट में क्लियर मेजॉरिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्लियर मेजॉरिटी। हालांकि और जगह भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लगेगा, लेकिन अभी हम लोग इसको अलग रखते हैं। हम लोग कहाँ रखते हैं इसको? लोकसभा इलेक्शंस में। हम लोग कहाँ रखते हैं इसको? राज्यसभा इलेक्शंस में। हम लोग कहाँ रखते हैं इसको? लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में। ठीक है, लोकसभा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को डिफाइन कैसे करोगे आप? मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यही है ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी।
मान लो इलेक्शंस कितने पे हो रहे हैं लोकसभा के 543 सीट्स पर, 50% इसका कितना होगा 271.5, लेकिन किसी आदमी को अपन डेसिमल में काट नहीं सकते, राउंड फिगर करना पड़ेगा, तो इसका मोर देन 50% क्या होगा 272 इज द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और क्लियर मेजॉरिटी मार्क फॉर लोकसभा इलेक्शंस। राज्यसभा के 245 मेंबर्स, इलेक्शंस कितने पे होते हैं 233 पे होते हैं ना, नहीं टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस 245 का आधा कितना 122.5, मोर देन 50% 123, दिस इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मार्क फॉर राज्यसभा। और लेजिस्लेटिव असेंबलीज तो आप जानते हो डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट नंबर्स होते हैं, उन स्टेट के हिसाब से मोर देन 50% होगा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यही था। इसके बाद कहाँ पहुंचे हम लोग, इफेक्टिव मेजॉरिटी, एंड क्या, हाँ बिल्कुल उसको भी ले सकते हो अगर कहीं है तो, है नहीं हर जगह इसलिए बोला नहीं मैं, ठीक। अब इफेक्टिव मेजॉरिटी, इसका डेफिनेशन पहले देख चुके हो, इट इज मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यही है मतलब वेकेंट सीट्स। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, आप लोगों ने देखा था पहले, कहाँ कहाँ, रिमूवल रेजोल्यूशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। और अगर मान लो इफ इफेक्टिव मेजॉरिटी इज नॉट देयर इन द ऑप्शन, व्हाट द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी विल बी योर आंसर, ठीक। और कहाँ कहाँ, फॉर रिमूविंग 8 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, हिंट के रूप बताया था 8 प्रिसाइडिंग कैसे होगा, ऑफिसर्स एक्सक्लूडिंग चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाई एक्सक्लूडिंग, अरे क्योंकि यहां हो गया ना, ऑलरेडी हो गया तो और एक बार और क्यों जोड़ें, एक्सक्लूडिंग चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मतलब लोकसभा स्पीकर, लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन को एक्सक्लूड कर दिया, राज्यसभा का वाइस चेयरमैन, लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर और लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन वाइस चेयरमैन, इन सब को जो रिमूवल का रेजोल्यूशन होगा ना, और वो इट मस्ट बी पास बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी इन देयर रेस्पेक्टिव हाउसेस, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए रेजोल्यूशन इज बीइंग ब्रॉट फॉर रिमूविंग लोकसभा स्पीकर, तो दैट रेजोल्यूशन विल बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, only members of Lok Sabha will vote, and what kind of majority is needed, effective majority. If that is achieved, then Lok Sabha speaker will be removed from his post. ध्यान रखना इनके लिए, अदर हाउस पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करता है, जो जिस हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसी हाउस के लोग उसे इलेक्ट भी करते हैं और उसी हाउस के लोग उसे रिमूव भी करते हैं। कंफ्यूज कभी बोलोगे इसको, याद रखना इसको, ठीक। खत्म हो गया इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब हमें क्या शुरू करना था, लेट्स हैव अ ब्रेक। ज़्यादा लंबा नहीं करना क्योंकि आज ख़त्म करना है, हो जाएगा ख़त्म, ज़्यादा नहीं। मुझे लगा कि ये करवाने का मतलब होगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और इम्पॉर्टेंट है ना, ये जल्दी बैठता नहीं है। अरे यार